तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता ही दिया था एटॉमिक मास कैसे ढूंढते हैं, उसके सारे मेथड बताए थे। तो कितने मेथड बताए थे फिर से मैं बता रहा हूँ, डुलोंग एंड पेटिक, कैनुजारू एंड थर्ड मेथड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिस्म। तो आज एटॉमिक मास ढूंढेंगे किससे, देखो एटॉमिक लास्ट मेथड ये एटॉमिक मास फ्रॉम वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड। इस चीज को याद रखना। अब इसको कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं, इस चीज को समझो। याद करो, मैंने फॉर्मूला बताया था वैलेंसी x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5। और अगर आपको वैलेंसी पता है तो अगेन एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। ये तो सबको पता है। तो और वैलेंसी का मेथड ये आपने ढूंढ लिया, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला को ड्राइव कैसे करते हैं, दैट्स अ मैटर। तो देखो ध्यान से, सपोज वी हैव द क्लोराइड हैविंग फॉर्मूला MClX। मैंने मान लिया कि कोई क्लोराइड है, उसका फॉर्मूला क्या है, MClX। और X जो है वो क्या है, वैलेंसी ऑफ मेटल है। ध्यान से देखना, वैलेंसी ऑफ मेटल। क्लियर। अब आपको पता है अगर मैं MClX का मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास कैसे ढूंढते हैं, जल्दी बता दो। जैसे मैं बोलूं H2O का मॉलिक्यूलर मास ढूंढना, कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन 2 टाइम्स और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन 1 टाइम्स प्लस 16, ऐसे लिखते हैं। यहाँ मेटल कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। मेटल का एटॉमिक मास आपको पता नहीं है तो मैंने सीधा लिख दिया एटॉमिक मास ऑफ मेटल प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास सबको पता है 35.5, कितने टाइम्स है, x टाइम्स, लिख दिया। बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इनटू x होता है। तो इस जगह पे एटॉमिक मास की जगह पे मैंने क्या लिखा, इक्विवेलेंट मास इनटू x प्लस 35.5 इंटू एक्स। अब थोड़ा सा और आगे आ जाओ, अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो मोलर मास इक्वल टू क्या होगा, ड्राइव किया था मैंने 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो इस जगह पे मॉलिक्यूलर मास की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहां तक कोई डाउट नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है, जल्दी बताओ, x। तो E प्लस 35.5 इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी आ गया। और x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5। बताओ, आ गया डेरिवेशन। तो इसी मेथड से हम वैलेंसी ढूंढेंगे। अगर कोई कोई भी क्लोराइड हो, ऑक्साइड नहीं, सल्फाइड नहीं, हाइड्राइड नहीं, क्लोराइड के केस में, और जैसे ही हमें वैलेंसी मिल गई उसको इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द एटॉमिक मास। अच्छा एक बार रिकॉल करो, इक्विवेलेंट मास निकालने का मैंने क्या क्या मेथड बताया था, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, देन डिकम्पोजिशन मेथड, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये सारे क्या है, एटॉमिक मास निकालने के मेथड हैं। कोई प्रॉब्लम है, इक्विवेलेंट मास के भी हो गए, एटॉमिक मास के भी हो गए। यहां तक किसी को डाउट आई होप नहीं है। अब आपकी टर्न है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी, ध्यान से और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल थियरी पे है। 1 gram of a chloride was found to contain 0.835 gram of chlorine. If vapor density is 85, calculate the molecular formula. ठीक है, वेपर डेंसिटी गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना है, मींस आपको ढूंढना है MClX, यानी ये कंपाउंड, यानी X की वैल्यू ढूंढनी है। तो बोलो X की वैल्यू ढूंढ, अरे वाह आंसर भी आ गया क्या, अरे वाह यूशी, गुड, MCl4। X इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास प्लस 35.5, यही तो होता है। क्या वेपर डेंसिटी आपको पता है, बिल्कुल। इक्विवेलेंट मास मेटल का पता है, नहीं। लेकिन अब अगर हमें इक्विवेलेंट मास मेटल का पता चल जाए तो काम हो जाएगा। चलो इक्विवेलेंट मास मेटल का कैसे निकालेंगे, कौन सा कंपाउंड है, क्लोराइड है। हाँ बिल्कुल, आंसर देखूं, हाँ बिल्कुल, सबके MCl4। देखो अब अगर कोई पूछे इक्विवेलेंट मास मेटल का कैसे ढूंढोगे, तो ये क्लोराइड है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड में इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ मेटल। अच्छा मास ऑफ मेटल क्या होगा, देखो पहले तो देख लो क्लोराइड का मास क्या है, जल्दी बताओ सर, 1 ग्राम गिवन है, बहुत अच्छा। अब क्लोराइड में क्लोरीन का मास कितना है, जल्दी बता दो, 0.835 है। तो अब बताओ मास ऑफ मेटल क्या होगा, सर बहुत इजी है, क्लोराइड के मास से आप किसको माइनस कर दो, क्लोरीन को, क्या आ जाएगा, 0.165 आ जाएगा। यानी इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्लोरीन
मल्टीप्लाई 35.5। क्या ये फॉर्मूला है? सबको याद आ गया होगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑलमोस्ट सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 7 आएगा क्या? चलो हमें हाँ, हेलो, किसी को डाउट? किसी को डाउट है? x इज इक्वल टू अब 2 इंटू वेपर डेंसिटी 85, इक्विवेलेंट मास के जगह हम लोग 7 प्लस 35.5, इसको अगर सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था क्लोराइड का वो MClX, x के जगह 4 यानी MCl4। ये लो आंसर आ गया। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। देखो किसी को डाउट तो नहीं है? चलो इशिता, आपको डाउट है? आ गया समझ में आपको? हाँ सर। ठीक है, कोई नहीं, अभी आप तो न्यू हो। चलो आज अब न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, अब सबको समझ में आएगा। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। अगर वो चीजें आपकी अच्छी है तो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन आप आसानी से कर लोगे। एक्चुअली ये भी पार्ट है स्टोइकियोमेट्री का ही, लेकिन मैं इसको अलग पढ़ाऊंगा। पहला, लिमिटिंग रिएजेंट, ध्यान से समझना, और दूसरा होगा एक्सेस रिएजेंट। अब सबको ये चीजें पता होती है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। अब ध्यान दो, सपोज A प्लस बी से कोई कंपाउंड बन गया प्रोडक्ट C, ठीक है? दोज रिएक्टेंट और दोज रिएजेंट या दैट रिएजेंट विच प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी, मतलब जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो पहला, और जो प्रोडक्ट की वैल्यू डिसाइड करे, कितना प्रोडक्ट आपका बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। अब थोड़ा सा दूसरे लेवल से समझो, कभी कभी आपको दिखेगा कि क्वांटिटी ज्यादा है, फिर भी वो जब एक्यूरेटली आप मेजर करोगे तो वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। तो दूसरा डिफिनेशन लिमिटिंग रिएजेंट का समझो, द रिएजेंट विच कंप्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन। ऐसे रिएजेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, और वो किसको डिसाइड करे? प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिसाइड करे। मैंने क्या बोला? ऐसा रिएक्टेंट या ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो, मींस उसके कोई भी मोल्स, कोई भी मास, कोई भी वॉल्यूम ना बचे, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और ऐसे रिएजेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। आया समझ में? मीन सपोज अगर A और B से कंबाइन करके C बना और A कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो A को हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। बट B कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। अब थर्ड डेफिनेशन समझो, द रिएजेंट which decide the quantity of product or the reagent which give lower amount of product। ऐसे reagent जो lower amount of product दे। सपोज करो A ने C बनाया और C की क्वांटिटी आ गई 0.1 ग्राम, और B भी C बना रहा है, तो अब B से जो C बनेगा उसकी क्वांटिटी आ गई 0.2 ग्राम। तो बताओ रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B, सबसे कम क्वांटिटी प्रोडक्ट का कौन दे रहा है? A। तो A आपका क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो तीनों डेफिनेशन मैंने बता दिए। सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है? दैट द रिएजेंट व्हिच कंप्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए और प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिसाइड करे, यानी लिमिटिंग रिएजेंट से ही तुम प्रोडक्ट की क्वांटिटी बनाओगे, उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया। अब बेसिकली इस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, दैट मैटर। ध्यान देना, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन आपके पास गिवन है। क्वेश्चन कहता है 30 ग्राम Mg एंड 30 ग्राम O2 आर रिएक्टेड एंड द रेसिडुअल मिक्सचर कंटेन, यानी बचा क्या? ध्यान से देखना, Mg प्लस O2 आपका क्या बन गया? MgO। बैलेंस कर लो, 2Mg और यहाँ पे 2MgO, कंप्लीट। अब यहां से देखो तो 2 मोल Mg कितने मोल से कंबाइन करता है? 1 मोल O2। अच्छा, Mg का एटॉमिक मास क्या होता है? 24 होता है ना, तो 2 मोल्स में कितने होंगे? 2 इंटू 24 ग्राम Mg कितने से कंबाइन करता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 32 ग्राम O2। कोई प्रॉब्लम है? ध्यान से समझना इस चीज को। अब कितने क्वांटिटी आपकी गिवन है? 30 ग्राम। सो 30 ग्राम Mg कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी? तो क्या लिखोगे? 32 इंटू 30
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से समझो। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? ये 15 टाइम्स चला गया, 8 टाइम्स, और कुछ कैंसिल हो सकता है, यस, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा आपका 60/3, और ये भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, यस 20। यानी mg को कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए जल्दी बताओ? 20 ग्राम। अब ध्यान से देखना, तुम्हारे पास कितने ग्राम है? 30 ग्राम। यानी तुम्हें चाहिए 20 ग्राम, लेकिन तुम्हारे पास 30 ग्राम है। यानी जो ये O2 क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। यानी O2 की कितनी क्वांटिटी बचेगी लेफ्ट? कितने यूज हुए? ओनली 20 ग्राम। कितने थे? 30 ग्राम। यानी 30 माइनस 20, यानी O2 कितने ग्राम आपके रिएक्शन में बचने वाले हैं आफ्टर रिएक्शन? 10 ग्राम O2 बचने वाला है। अब ध्यान दो, किस ऑप्शन में आपको 10 ग्राम O2 दिख रहा है? डी ऑप्शन। आंसर तो डी ऑप्शन होने वाला है, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे। ये आपको समझ में आ गया? एक्सेस रिएजेंट यानी कौन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है? Mg। तो Mg क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। इस तरह से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट करते हैं। अब आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिसाइड करता है। तो अब हम लोग O2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? Mg। तो क्या लिखेंगे? 2 मोल Mg गिव्स हाउ मेनी मोल MgO? जल्दी बताओ। 2 मोल MgO। क्लियर? 2 मोल्स में कितने होते हैं? अभी बताया था, 2 इंटू 24 ग्राम Mg गिव्स यू हाउ मेनी ग्राम? 2 इंटू Mg का 24 और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16, यानी 24 इंटू 16 ग्राम MgO। ये कितना हो जाएगा? 40। ओके, तो 30 ग्राम Mg कितने आपके MgO गिवन करने वाले हैं? तो 2 इंटू दैट इज 40 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग? आराम से इसको सॉल्व कर लो, यू विल हैव योर आंसर। क्या लिखेंगे हम लोग? ये आपका 10 टाइम्स में चला गया ये, यानी MgO के कितने ग्राम बनने वाले हैं? 50 ग्राम MgO बनने वाले हैं। तो क्या कहीं कोई प्रॉब्लम है? अब आ जाओ, देखो डी ऑप्शन आ गया, 50 ग्राम MgO एंड 10 ग्राम O2। सो बेसिक डेफिनेशन अगर आपको आता है तो आपको क्वेश्चन आता है। यही चीजें आपको स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में भी दिखेगी और इडियोमेट्री में भी दिखेगा। और क्या होता है स्टोकियोमेट्री, मैं उसको भी बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन को हम 3-4 मेथड से बताएंगे, तो मैं आपको चारों मेथड बताऊंगा किस तरह से स्टोकियोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं। चलो अब आपका टर्न है, इसका आंसर बताओ फास्ट। यू हैव 3 मिनट्स, सबको इसका आंसर करना है। रूल वही है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मास था, यहां पे मोल है। पहले तो सबसे पहला रूल होता है आपको रिएक्शन लिखना। क्या है? BaCl2 किससे रिएक्ट हो रहे हैं जल्दी बता दो? Na3PO4 के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका? Ba3PO4 हॉल्ट वाइज, और बचा क्या? NaCl। अब इसको बैलेंस करो और आंसर बताओ। क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3, कितने मोल्स बनने वाले हैं इसके, यानी ये आपको ढूंढना है। चलो फास्ट, सबके आंसर होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपने देख लिया, इसको सॉल्व कर लो। फर्स्ट ये, और ऊपर वाला भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों आपका टर्न है। मतलब पहले बेसिक्स आप क्लियर कर लो, फिर स्टोकियोमेट्री में तो हम लोग धमाका करेंगे आराम से। तो इसलिए आप लोग बेसिक्स भी देख लो अच्छे तरीके से, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पूछो, और उसके बाद तो बाकी का तो हम लोग देख ही रहे हैं ना। चलो अब जल्दी से आंसर करना है इसको, है ना। और जिसको भी डाउट हो पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे स्टोकियोमेट्री। चलो पहले आप लोगों से मुझे पूछना है, कितनों को आता है स्टोकियोमेट्री? क्या होता है बताओ सारे लोग। आप अनम्यूट करो और आंसर करना है। व्हाट इज स्टोकियोमेट्री, जो आप लोग स्टोचियोमेट्री भी बोलते हो? कितने लोग बता सकते हो? डू फास्ट, आंसर करना है। पंखुड़ी, स्वाति, आयुषी, व्हाट इज स्टोकियोमेट्री? जल्दी, हाँ Sir, relation between reactant and product. अच्छा, तो रिलेशन Quantitative analysis. क्वालिटेटिव एनालिसिस। Yes, sir. देखो स्टोकियोमेट्री है क्या? एक्चुअली इसका मीनिंग होता है टू मेजर अननोन क्वांटिटी। ध्यान से समझना मैं क्या बोला। टू मेजर अननोन क्वांटिटी ड्यूरिंग अ रिएक्शन टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मीन्स दोज क्वांटिटी विच आर मिसिंग, टू फाइंड दोज क्वांटिटीज
इज बेस्ड ऑन स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। मींस किसी भी रिएक्शन में अगर आपके रिएक्टेंट और या प्रोडक्ट की क्वांटिटी गिवन नहीं है तो उनको ढूंढना ही स्टोकियोमेट्री होता है। मींस पूरा का पूरा कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ बेस्ड किस पे होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे। अब अगर आपको पता है मैथमेटिक्स यूज करो, अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी एक की क्वांटिटी फाइंड करनी है तो किसी एक की क्वांटिटी गिवन होगी। तो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में एक आपका नोन क्वांटिटी होता है और दूसरे अननोन क्वांटिटी होते हैं, याद रखना इस चीज को। अब नोन को अननोन के साथ रिलेट करके हम सारे स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं और क्या क्या रिलेशन आता है, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप ध्यान दो। सपोज मैंने लिख दिया इस जगह पे नोन है और ये अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी मैंने सी को मान लिया, ठीक है। अब आपको पता है इनके बीच में सबसे पहला क्या रिलेशन हो सकता है, ये मैंने मान लिया इसके मोल और इसके मोल। तो पहला जो आपका कैलकुलेशन दिखेगा वो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल मोल रिलेशनशिप। मींस ए के मोल गिवन है तो सी के मोल ढूंढो। आपको पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स मास कितने होते हैं, मॉलिक्यूलर मास होता है। अच्छा, तो इसका भी मॉलिक्यूलर मास। तो सेकेंड रिलेशन आपके कैलकुलेशन में दिखेगा मास मास रिलेशनशिप। अब आपको पता है 1 मोल में वॉल्यूम भी होते हैं जो 22.4 लीटर होता है और यहां भी 22.4 लीटर होता है। अगर 1 मोल ना हो तो कोई भी वॉल्यूम होगा, मान लिया V1 और V2। अब थर्ड जो आपका कैलकुलेशन दिखेगा वो होगा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। फोर्थ कैलकुलेशन दिखेगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। फिर फिफ्थ कैलकुलेशन दिखेगा मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप या मोल मास रिलेशनशिप। अब इसमें एक चीज याद रखना, अगर कभी भी तुमको वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना इसी को बोलते हैं स्पेशल ब्रांच ऑफ स्टोकियोमेट्री, जिसको बोला जाता है इडियोमेट्री। इडियोमेट्री में बेसिकली बच्चे कंफ्यूज है, इडियोमेट्री में करना क्या है। इडियोमेट्री में कुछ नहीं करना होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ना होता है। मींस अगर ए का वॉल्यूम V1 है तो इस V1 का यूज करके सी का वॉल्यूम ढूंढना है। यानी दोनों तरफ अगर वॉल्यूम से रिलेशन हो तो उसको बोलते हैं इडियोमेट्री। यानी इडियोमेट्रिक कैलकुलेशन बेसिकली बेस्ड होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पे। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक के कंपाउंड दे देंगे और उससे आपको इडियोमेट्रिक कैलकुलेशन ढूंढने बोलेंगे। एनीवेज टफ नहीं है, मैं बता दूंगा। तो स्टोकियोमेट्री आई थिंक सबको समझ में आ गया। अननोन क्वांटिटी फाइंड करना किसी भी रिएक्शन में कैसे फाइंड करेंगे, किस तरह से रिलेशन होंगे, मोल मोल मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये आपका स्टोकियोमेट्री है। अब स्टोकियोमेट्री में दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक लिमिटिंग रिएजेंट, एक एक्सेस रिएजेंट और एक परसेंटेज प्योरिटी। बट अभी हम लोग बेसिक से चलेंगे और एक मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्टोकियोमेट्री सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ O2। क्या बोला मैंने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन। सॉल्व किसी को नहीं करना, पहले समझना है। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1.23 ग्राम ऑफ KClO3। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला जो मैं मेथड बताऊंगा सिंपल मेथड, इसको मेथड नंबर 1 मान लो। समझ में आया क्या बोला मैंने, इसको मेथड नंबर 1। अब सिंपल मेथड, सबसे पहले इक्वेशन लिखो KClO3। KClO3 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो आपको पता है क्या बनने वाला होता है, KCl और O2। अब सेकेंड रूल क्या है, तुरंत आप इसको क्या करो, बैलेंस कर लो। ये लो 2KClO3 2KCl प्लस 3O2, आई थिंक कंप्लीटली बैलेंस है। अब किसकी क्वांटिटी गिवन है, KClO3 की, तो इसको मार्क करो, दिस इज अ नोन क्वांटिटी। और किसकी क्वांटिटी गिवन नहीं है, O2 की, इसको मान लो अननोन क्वांटिटी। अब क्या गिवन है, ग्राम। क्या ढूंढना है, अमाउंट। यानी ये किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, मास मास रिलेशनशिप पे। अब आ जाओ आराम से, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, 2 मोल KClO3 gives how many mole O2, 3 मोल O2। अब KClO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अराउंड 122.5 ग्राम होता है, ये सबको ढूंढना होता है। तो 2 इंटू 122.5 ग्राम KClO3 gives 3 इंटू 32 ग्राम O2। आपके पास कितने हैं जल्दी बता दो, हमारे पास सर 1.23 ग्राम KClO3 है, तो ये कितने O2 देंगे, 3 इंटू 32, ओके, मल्टीप्लाई 1.23
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 122.5। सॉल्व करके इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बता दो। आई थिंक ये ऑलमोस्ट कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि 122.5 को 123 के आसपास हम लोग लिख ही सकते हैं, यानी यहाँ आपका 100 आ जाएगा, यानी ये इसका 16, यानी इसका आंसर जाना चाहिए 0.48 ग्राम। देखो तो मैं सही हूँ या नहीं। ऑलमोस्ट आपके आंसर कितने आ जाएंगे, 0.48 ग्राम आपके आ गए। ठीक है, देख लो ये एकदम सिंपल मेथड है। अब इसी क्वेश्चन को आ जाओ नेक्स्ट मेथड, ध्यान देना। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम कम है। कैलकुलेशन सही है ना, 0.48 ही तो आएंगे है ना ऑलमोस्ट। अब दूसरा आएगा आपका डायरेक्ट मेथड। अब हमें नहीं पता, इतना सारा कुछ हम नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। तो फॉर्मूला याद रखना, यूजी सी के इंटू एम के देन के जी सी यू इंटू एम यू। घबराना नहीं है, आराम से सब कुछ बता रहा हूं। यूजी मतलब मास ऑफ अननोन, यानी अननोन का मास क्वांटिटी। सी के मतलब कोफिशिएंट ऑफ नोन क्वांटिटी, और एम के मतलब मॉलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ नोन क्वांटिटी। याद रखना, नोन के मतलब नोन। ठीक है, अब ये केजी मतलब होता है मास ऑफ नोन क्वांटिटी। ठीक है, और सी यू मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ अननोन क्वांटिटी का कोफिशिएंट, और mu मतलब हो जाएगा मोलर मास ऑफ अननोन। ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2KClO3 क्या गिवन है, 2KCl प्लस 3O2। मार्क करो जल्दी से, तुरंत आपने मार्क करके मुझे बता दिया सर ये तो नॉन क्वांटिटी है और ये अननोन है, इसी को तो ढूंढना है। तो चलो फॉर्मूला पुट करो, मास ऑफ अननोन को मान लो x। चलो कॉफिशिएंट ऑफ नोन कितने हैं 2, मॉलिकुलर मास ऑफ नोन कितने होते हैं 122.5, KClO3 का मॉलिकुलर मास इक्वल टू मास ऑफ नोन कितने गिवन है 1.23। उसके बाद Cu मतलब कोफिशिएंट ऑफ अननोन की कोफिशिएंट क्या है 3 है, आगे देखो, और इनटू मॉलिकुलर मास ऑफ अननोन ये क्या है 32 है। बिल्कुल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉल्व करके देखो, 3 इंटू 32 इंटू 1.23 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 122.5 आ गया वही सेम चीज। देखो तो वही तो सेम चीज, 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाय, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.48 ग्राम। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, नहीं ठीक है, हमको ये भी नहीं समझ में आया। तो चलो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड 3 देख लो, एग्जामिनेशन में जो मन करे वो करना। अब इसको बोलते हैं मैजिक नंबर मेथड। कौन सा मेथड, मैजिक नंबर मेथड। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, ध्यान से देखना। क्या करते हैं मैजिक नंबर मेथड में, मैंने लिख लिया रिएक्शन क्या था KClO3 और क्या बना था 2KCl, और साथ में आपने क्या लिखा था 3O2। अब मैंने मान लिया एक मैजिक नंबर है y। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैजिक नंबर मेरे पास क्या है बच्चों y। इस y से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, नोन और अननोन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका नोन है तो यहां भी मल्टीप्लाई किया और यहां भी मल्टीप्लाई किया। कोई प्रॉब्लम है, अब ये आपकी क्या है नोन क्वांटिटी और ये आपकी क्या है अननोन क्वांटिटी। अब नोन क्वांटिटी की वैल्यू से हम y का पुट करेंगे वैल्यू, और y का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो हमें अननोन क्वांटिटी का मास आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, ये जो 2 इंटू वाई इंटू मॉलिकुलर मास 122.5 यानी नोन क्वांटिटी के ये जो कॉफिशिएंट है और मल्टीप्लाई एटॉमिक मास इज इक्वल टू होगा गिवन क्वांटिटी। गिवन मास कितने 1.23 है, इसके इक्वल कर दो। तो y का वैल्यू कितना आएगा जल्दी बता दो, 1.23 डिवाइडेड बाय 122.5 इंटू 2, यानी आई थिंक इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/200। y की वैल्यू आ गई। तो चलो अब आपको पता है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या लिखोगे 3 इंटू वाई इंटू इसका मॉलिकुलर मास यानी 32। आगे समझ में क्या बोला मैंने, मास ऑफ गिवन क्वांटिटी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला,
2 इंटू वाई इंटू इट्स मॉलिक्यूलर मास। फिर से मास ऑफ अननोन क्वांटिटी 3 इंटू वाई इंटू इट्स मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी मास ऑफ अननोन क्वांटिटी। अब 3 इंटू 1/200 इंटू 32। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 16/100 यानी 0.48 ग्राम। तो अगर आपको मैजिक नंबर ढूंढना है, इसी को हम लोग बोलते हैं, y को हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर। तो आप मैजिक नंबर से ढूंढो जो आपकी इच्छा है। फिर भी आपको दिक्कत है तो चलो एक फाइनल मेथड इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा इसी को यूज करता हूं। दिस इज मेथड नंबर 4 एंड VVI, बड़े बड़े कैलकुलेशन को बना सकते हो। POAC, POAC का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। मास क्या पढ़ते हैं? टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें पढ़ेंगे टोटल एटम्स of the reactant side of the same element equal to the total atoms of the product total atoms of the product of the same element in the product side, यानी right side। समझ में आया? यही पीस, यानी यहाँ एटम को कंजर्व करना है। सर कैसे करें और इसका बेनिफिट क्या है? देखो इस मेथड का बेनिफिट सबसे बड़ी बात है, यू डू नॉट नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। अब बोलोगे सर ये बेनिफिट क्या है? बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर मैं एक नॉर्मल इक्वेशन लिख दिया KClO3 प्लस KCl प्लस O2, आप इसको बैलेंस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इस जगह पे लिख दूं CXHY प्लस O2, इट गिव्स CO2 प्लस H2O। अब आपको X और Y नहीं पता, अब इसको अगर इस तरह की इक्वेशन को बैलेंस करने बोला जाए तो थोड़ा आपका टफ हो जाता है। तो जितने भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, जो टफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें बैलेंसिंग थोड़ी टफ हो जाती है। इसीलिए जो केमिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि सबसे बेस्ट मेथड POAC ले लो और इसमें एटम को कंजर्व कर लो, यानी आपको बैलेंस रिएक्शन करने की जरूरत नहीं। जैसे अभी तीनों मेथड में मैंने बैलेंस करके सॉल्व किया, इसमें मैंने बैलेंस नहीं किया, मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया। अब मार्क करो कौन है, ये नोन क्वांटिटी है और ये अननोन क्वांटिटी है। अब नोन और अननोन क्वांटिटी में मुझे बताओ कौन से एटम कॉमन है? सर यहां भी ऑक्सीजन है और ये अननोन क्वांटिटी में भी ऑक्सीजन है, यानी हम लोग ऑक्सीजन के एटम को कंजर्व करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो कैसे कंजर्व होंगे। कितने एटम है ऑक्सीजन के? यहाँ पे 3। तो क्या लिखोगे? 3 इंटू किसमें है? KClO3 में। तो क्या लिखोगे? 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। क्लियर? अब यहां आ जाओ, ऑक्सीजन कितनी बार है? 2। किसमें है? O2 में। तो क्या लिखोगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। कोई प्रॉब्लम है? चलो अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मेथड क्या होता है? सर पढ़ा था हमने, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो लिखो मोल्स ऑफ KClO3 मतलब क्या लिखोगे? गिवन मास ऑफ KClO3 अपॉन मोलर मास ऑफ KClO3। और इधर क्या लिखोगे? 2 मोल्स इंटू O2 मतलब गिवन मास ऑफ O2। गिवन मास ऑफ O2 हमें नहीं पता, इसको मैंने मान लिया X डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब गिवन मास KClO3 का क्या गिवन है? 1.23। मोलर मास क्या गिवन है? 122.5 हम जानते हैं। उसके बाद ये क्या दिया? 2 इंटू गिवन मास O2 का हमें पता नहीं है X, मोलर मास O2 का क्या होता है? 32। अब बताओ किसको नहीं आता इसको सॉल्व करना? अब अगर X के लिए सॉल्व करने बोले तो आप तुरंत सॉल्व करोगे और डेफिनेटली आपको इसका आंसर मिल जाएगा, यानी X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 इंटू 16 इंटू 1.23 डिवाइडेड बाय 122. फिर सेम एक्सप्रेशन आ गया, आंसर हो जाएगा 0.48 ग्राम। देखो आंसर आपका कंप्लीट आ गया। तो अब आपकी इच्छा है, बट मैं बोलूंगा POAC इज अ बेस्ट रिएक्शन। क्या है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन? एटम्स को कंजर्व करना है, नोन और अननोन के। कौन से एटम को कंजर्व करना है? जो इनमें कॉमन हो। जैसे यहां 3 थे तो 3 इंटू मोल्स ऑफ KC, यहां 2 थे 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहां भी मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और हमने सॉल्व कर दिया। वी हैव आवर आंसर। देखो प्रॉब्लम है, आ गया सबको समझ में? आराम से इस चीज को देख लो। अब आपकी बारी है, या अभी अगर हो जाए तो मुझे मैसेज। अच्छा अभी हो भी गया क्या? अरे वाह यार, आप लोग यार बहुत अच्छा, आप लोग को पढ़ा के मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आप लोग के आंसर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ही मैं कोशिश करता हूँ और भी अच्छे अच्छे इसमें मैं
नई नई चीजें आप लोग को बताऊं, जिससे कि अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ भी आ जाए तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इस बार तो इजी आया था, नेक्स्ट टाइम इजी नहीं आने वाला है, याद रखना, क्योंकि एम्स भी इंक्लूडेड है, माइंड में हमेशा सेट रखना। जब एम्स इंक्लूड हुआ यानी लेवल ऑफ क्वेश्चन अब से अच्छा आने वाला है। अब एम्स में जाने वाले बच्चों के पास थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए। क्या आंसर आ रहा है देखो। अच्छा B2 ए नो लिमिटिंग रिएजेंट, थर्ड वाले में नो लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा जी, हो सकता है। चलिए, इसको आपको मैंने होमवर्क दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और मुझे टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट कर देना, क्योंकि अभी मुझे एक ही स्टूडेंट के आंसर मिले। आप लोग इसको सॉल्व करो, सबके सही होने चाहिए, ठीक है। तो आज मैं क्लास यहीं एंड करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एडियोमेट्री और स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन।